हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। महक वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? वैशाली अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, हमको तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है। महक वैशाली की बात पर बोली, मुझे बस इतना याद है कि वो लोग बैचलर पार्टी में डांस कर रहे थे। बाकी का क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। वैशाली महक की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, और हमको तो इतना अच्छे से पता है कि हमने अपने पति को छोड़ा नहीं होगा, अच्छे से पिटाई किया होगा उनका। महक वैशाली की बात पर मुस्कुरा देती और उस थाल को लेकर वैशाली के साथ गाड़ी की तरफ चली जाती। इधर बिप्लो अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि रिया वहां आते हुए बोली, एक बात बता, ये अकड़ू अंकल हमको इतना घूर क्यों रहा है? बिप्लो अपना सिर घुमाकर रिया की तरफ देखने के बाद बोला, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। प्रोफेसर को गोली मारने का इरादा है क्या? मतलब खूबसूरती का गोली? रिया बिप्लो की बात को इग्नोर करके बोली, यारा, स्कॉच विस्की पीने पर जितना चढ़ता नहीं है उतना पता नहीं क्या था उस मटकी में, पीते ही चढ़ गए। बिप्लो रिया के हाथ को पकड़कर बोला, इन सब चीज़ों को छोड़ मेरी मोटी, चल, वरना सब लोग हमको छोड़कर हमारी चश्मिश की शादी में चले जाएंगे। रिया बिप्लो की बात पर अपना सिर हिलाती है और अपने लहंगे को पकड़कर बिप्लो के साथ साथ चली आती है। तभी विकल्प भी उनके सामने आ जाता है। रिया विकल्प को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, वाह, तुम तो कहर ढा रहे हो आज। विकल्प रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम भी काफ़ी सुंदर लग रही हो। रिया अपना सर झुकाकर बोली, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। विकल्प रिया की बात पर अपना सिर हिला बिप्लो की तरफ देखते हुए बोला, और तू, मैंने सुना कि तू अनमोल भाई के कमरे में सो रहा था। रिया विकल्प की बात पर बोली, मैं भी वहीं पर सो रही थी, क्या दिक्कत है? विकल्प उन दोनों के माथे पर हल्का हल्का मार कर बोला, बेवकूफ़ों, पीने के बाद तुम लोगों को कोई शोरगुल ही नहीं रहता है ना? कुछ भी उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हो। रिया 2 कदम पीछे होती है तो उसका हिल लहंगे में फंस जाता है। वो गिरने वाली होती है कि बिप्लो और विकल्प दोनों उसे पकड़ लेते हैं। रिया हील को देखते हुए बोली, इस कमबख्त को भी अभी दिमाग खराब करना था। मन कर रहा है अभी उठाकर पटक दो। बिप्लो विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो, इस मोटी को बाहों में उठाकर ले चलो ना गाड़ी तक। अगर मैंने उठाया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रिया बिप्लो के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, वापी के बच्चे, तुझे क्या मैं इतनी मोटी लगती हूँ जो मुझे कहीं पर भी गिरा देगा और मुझे तेरी बाहों में जाना भी नहीं है? सूखी लकड़ी कहीं का। बिप्लो रिया की बात पर मुंह बनाकर बोला, शर्म कर ले थोड़ी, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं और तू मुझे ही सूखी लकड़ी कह रही हो। इसे हॉटनेस कहते हैं जिस पर सभी लड़कियां फिदा हैं। विकल्प उन दोनों की लड़ाई झगड़े को बंद कर रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है तो रिया उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर बिप्लो को घूरते हुए कहती है, तुझे पता है, तुझसे अच्छा तो विक्की है। हमेशा दिमाग वाले काम करता है, तेरी तरह खाली जुबान नहीं चलाता। विकल्प रिया को लेकर चलते हुए बोला, अरे बस करो, तुम दोनों का हमेशा का झगड़ा ही झगड़ा है। साथ में भी रहना होता है और झगड़ा भी होता है तुम लोग का। रिया विकल्प को गले लगाते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो विक्की। विकल्प रिया की बात पर बस अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है और बिप्लो रिया और उसके पीछे पीछे चला आता है। जब विकल्प रिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पास लाता है तो प्रकृति उन दोनों को देख लेती है। रिया को विकल्प की बाहों में
देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप ही रहती है। विकल्प रिया को गाड़ी के अंदर बैठाकर विप्लव से बोला, और तू चमगादड़ इसके साथ ही रह। विप्लव मुंह बनाते हुए रिया के साथ गाड़ी में बैठ जाता है तो विकल्प पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। रिया विप्लव को कोहनी मारते हुए बोली, वापी, उस लड़की ने देखा ना मुझे विकी के बाहों में, कुछ रिएक्ट किया? विप्लव रिया की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, तुझे पूछना चाहिए क्या रिएक्ट नहीं किया? वो बहुत ज़्यादा जेलस फूल कर रही थी और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ उन दोनों का जरूर कुछ न कुछ चल रहा था। रिया विप्लव की बात पर खुश होकर बोला, अब हमारी विकी के पास भी एक गर्लफ्रेंड होगी। वाह, फुल डांस करेंगे उन दोनों की शादी में। अब बस जल्दी से शादी पूरी होने से पहले वो दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब ठीक हो जाए। विप्लव शरारत भरी नज़रों से रिया को देखते हुए बोला, वैसे मोटी, तेरे और प्रोफेसर के बीच में क्या चल रहा है? तूने उसके कपड़े पहन रखे थे। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, देख कंगारू, तूने कहा था कि तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब अपनी बात से पलटना बंद कर। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाते हुए बैठ जाता है कि वहाँ पर विकल्प भी आ जाता है और पानी की बोतल रिया को देकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, चलो मंदिर के लिए निकलते हैं। सामने वाले पैसेंजर सीट पर सुधांशु आकर बैठते हुए बोला, हेलो गाइज। विप्लव सुधांशु को देखते हुए बोला, वैसे तुम हमारे जीजा बनना चाहते हो क्या? सुधांशु, विकल्प और रिया हैरानी से विप्लव की तरफ देखने लगते हैं। इन तीनों की नज़र को खुद पर महसूस कर विप्लव जल्दी से बोला, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा ध्रुवी नाम की वायरस हमारे सिद्धू महाराज के इफेक्ट कर रही है। विप्लव की बात सुनकर रिया और विकल्प की गर्दन सुधांशु की तरफ मुड़ जाती है। सुधांशु विप्लव को घूरते हुए बोला, बकवास मत करो, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मुंबई पहुंचते ही सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, कोई इतना हल्के में बैठने वाला नहीं है। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम भूल रहे हो, मुंबई पहुंचने के बाद वहां फिर से शादी होने वाली है। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, तो वो तब होने वाला था जब यहाँ पर तुम लोगों की एक भी रस्में नहीं होती, लेकिन आरू ने सारी रस्म पूरी की है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ रिसेप्शन पार्टी होगी। सुधांशु के बात पर विप्लव मुंह बनाकर बोला, तुम तो खबरी लाल हो यार। सुधांशु विप्लव को घूर कर बोला, मैं कोई खबरी लाल नहीं हूँ, बल्कि तुम एक नंबर के कामचोर हो। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हें तो बस हर वक्त मौज मस्ती चाहिए होता है। सुधांशु का लेक्चर को सुनकर रिया और विप्लव इधर उधर देखने लगते हैं। विकल्प उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और सुधांशु से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद करीब 15 गाड़ियाँ वहाँ से आनंद जी के कुल मंदिर की तरफ चली जाती है। इस मंदिर के एक बड़े से हिस्से में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस दुल्हा और दुल्हन का वहां आना बाकी था। जो काम जल्दी ही पूरा हो जाता है और विक्रम वारू वहां पर आते हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। कशिश रह रह कर मीरा की तरफ देख रहा था, जो कि उसकी नज़र से बचने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुवी फलक के साथ खड़ी हुई थी। आनंद जी विक्रम के पैर धोने के लिए आगे बैठते हैं तो विक्रम कहता है, मैं खुद धो लूँगा। आनंद जी विक्रम की बात पर बोले, ये एक रस्म है जिसमें लड़की का पिता जमाई के पैर धोता है। विक्रम आनंद जी के बात पर बोला, पैर तो मुझे आपके धोने चाहिए ना, क्योंकि आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हो। मैं भला आपसे कैसे
पैर धुलवा सकता हूँ। आनंद जी विक्रम की बात पर बोले, तुम्हारा सोच काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये हमारा एक रस्म है जिसे पूरा करना जरूरी है। तो चलो पैर इस बर्तन पर रखो। विक्रम आनंद जी की बात पर और ज़्यादा जिद ना करते हुए अपने पैर बर्तन पर रख देता है और उसके पैर धोने के रस्म को पूरा होने के बाद पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ शादी की विधि शुरू करते हैं। साउथ मूवी के सीन की तरह आरू और विक्रम के बीच एक कपड़ा रखा गया था, जिस कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सामान की अदला बदली होने के बाद दोनों के बीच से पर्दे को हटाया जाता है तो विक्रम आरू की तरफ देखता है। आरू को ही बड़ी ही खूबसूरती से तैयार किया गया था। सिल्क की साड़ी, उस पर जेवरात, सोने की चूड़ियाँ, आंखों में गहरा काजल। आरू बहुत सुंदर लग रहे थे। विक्रम आरू को देखते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है। धीरे धीरे उनके शादी की रस्म आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर बाद सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने के बाद 7 फेरों के साथ उन दोनों की शादी समाप्त होती है। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर आनंद जी के पांव छू लेता है। आरू जी की चुप रहने की कोशिश कर रही थी। गायत्री जी को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। विक्रम आरू को रोता हुआ देखकर चुप ही रहता है। वैशाली विक्रम को देखते हुए बोली, कैसा पति है? बीवी रो रही है और उसे रोने दे रहा है। रुमाल देकर चुप भी तो करवा सकता है ना। महक वैशाली के बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोले, विदाई के वक्त हर लड़की रोती है वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, हमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एटलीस्ट रुमाल निकाल कर दे तो सकता है ना। लेकिन कहाँ, उनके तो हाथ में दर्द होगा। अमृत वैशाली को रुमाल देते हुए बोला, जाओ तुम देकर आ जाओ, तुम्हें इतनी दिक्कत जा रही है तो। वैशाली अमृत को दूर कर बोली, तुम तो हमसे बात ही मत करो। अमृत वैशाली के कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो मुंबई चलकर कमरे में बताऊंगा। वैशाली तिरछी नज़र से अमृत की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती, जिस पर अमृत वैशाली के साड़ी में से झांक रहे कमर पर हल्का सा चिकटी काटता है तो वैशाली अपना सिर उठाकर अमृत के जूते पर दे मारती है। वैशाली के ऐसा करने पर अमृत की चीख निकलने को होती है, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है, जो कि उसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर महक मुंह बनाकर सुधांशु के पास जाकर बोली, सिद्धू। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ दीदी। महक कुछ कहती उससे पहले ही मृत्युंजय आकर सुधांशु से बोला, क्या तुम्हें पता है रुद्र कहाँ पर है? सुधांशु सामने खड़े रुद्र की तरफ इशारा करके बोला, सामने ही खड़ा है। आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है क्या? मृत्युंजय रुद्र को एक नज़र देखने के बाद सुधांशु को घूरते हुए बोला, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं चश्मे नहीं लगाता। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं आपकी बातों पर यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी आंखें तो इतनी तेज़ हैं कि आपको नज़र नहीं आता कि 2 इंसान बात कर रहे हैं और आप हमेशा बीच में कूद पड़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।